में स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बाबर के विरुद्ध मित्रों जो युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध, उसमें हाँ जो सांगा की सेना है उस विजय रही थी। उसके बाद में बाबर है, जो बाबर की सेना है वो भयभीत हो गई थी उस युद्ध के पश्चात, बयाना के युद्ध के पश्चात। हाँ, इसके बाद में मित्रों जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध की काफी चर्चा की थी हमने। कौन कौन से जो शासक थे राजपूताना के, जिन शासकों ने महाराज सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया या पार्टी परिवहन करता है उसका निर्वाह किया था, उन शासकों की चर्चा कल हमने की थी। आज मित्रों जो खानवा का युद्ध होता है, इस खानवा के युद्ध की चर्चा करते हैं। हाँ, 17 मार्च 1527। और जो खानवा है मैंने आपको बता दिया था मित्रों, भरतपुर की जो रूपावास तहसील है, हाँ उस रूपावास तहसील में जो गंभीरी नदी है मित्रों, उस गंभीरी नदी के किनारे। हाँ, आवाज क्लियर आ रही है ना मित्रों? आवाज क्लियर आ रही है? तो चलिए ठीक है। अंशिका जी मीना बोल रही आवाज आ रही है। हाँ, तो खानवा में जो गंभीरी नदी है उसके किनारे पर मित्रों जो ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है मित्रों? हाँ, अब इस युद्ध की बात की जाए मित्रों, तो इस युद्ध में मित्रों बाबर की तरफ से है वो तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने किसका प्रयोग किया था? तोपों का प्रयोग किया था। राजस्थान का ये प्रथम युद्ध माना जाता है जिसमें राजस्थान के किसी शासक के साथ है युद्ध करते समय तोपों का प्रयोग हुआ था। और मित्रों हाँ, जो तोपों का प्रयोग हुआ था इसमें बाबर के तोपची थे प्रमुख। इसमें दो बाबर के तोपची थे, एक तो मुस्तफा खान और एक था उस्ताद अली। मुस्तफा का और एक उस्ताद अली। हाँ, अब इस युद्ध में क्या होता है मित्रों, जब बाबर है, बाबर ने आगे आगे अपनी सेना को कर रखा था, अर्थात खानवा के मैदान में आगे ही आगे है अपनी सेना को लगा रखा था बाबर ने, और उस सेना के पीछे है वो तोपें लगा रखी थी, और तोपों को मित्रों जंजीरों से बांध रखा था। जो तोपें हैं वो लगा रखी थी, उन तोपों को है जंजीरों से बांध रखा था, क्योंकि सांगा का मुख्य उद्देश्य था कि बाबर के तोप काटने पर अधिकार करना। यदि बाबर के तोप काटने पर सांगा का अधिकार हो जाएगा तो आसानी से है युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर बाबर है, बाबर ने जो यहाँ पर जो तोपें थी उन तोपों को है मित्रों है जंजीरों से बांध दिया था, और उसके आगे कुछ सेना लगा दी थी और कुछ सेना मित्रों यहाँ पर है इनके पीछे लगा दी। अर्थात बाबर ने कुछ सेना तो है वो यहाँ पर युद्ध के लिए झोंक दी और कुछ सेना है वो रिजर्व में रखी। अर्थात कुछ सेना है वो रिजर्व में रखी, अर्थात कहा कि आप थोड़ी देर क्या करो, रेस्ट करो, आप खाओ पियो ऐश करो, जब आपका समय आएगा तब आपको बुला लिया जाएगा। इधर जो सांगा की सेना थी मित्रों, सांगा की सेना है वो एक साथ, जितने भी राजपूत सैनिक थे सांगा की सेना में, वो सभी के सभी एक साथ युद्ध की तरफ में आते हैं। अब इधर जो सांगा है वो सांगा है, इसकी सेना में ज्यादातर वो हाथियों का प्रयोग हुआ था। सांगा खुद है वो हाथी पर बैठा था, और इधर इसकी सेना है जो बाबर की सेना है, इसमें मित्रों है वो घोड़ों का प्रयोग ज्यादातर किया गया था। अब जो सांगा जो इधर है युद्ध करता हुआ इन तोपों की तरफ बढ़ता है मित्रों, तो वहीं से क्या होता है मित्रों कि एक तीर लगता है और एक तीर चलता है, और सांगा है वह सांगा तीर से क्या होता है घायल हो जाता है। जब सांगा युद्ध के लिए मित्रों इस बाबर का सामना करता है, तो बाबर के तोपखाने का जब सामना करता है मित्रों, तो सांगा है मित्रों यहाँ पर एक तीर लगता है, और तीर लगने से सांगा क्या हो जाता है मित्रों घायल हो जाता है। हाँ हाँ, तो सांगा यहाँ पर क्या होता है मित्रों बुरी तरीके से घायल होता है। अब जब युद्ध में मित्रों सांगा घायल हो गया, तो घायल सांगा को यहाँ से युद्ध स्थल से बाहर ले जाया जाता है। जैसे जो मालदेव था, जो शासक था मारवाड़ से, जो अखीराज दुद्धा था, इनके द्वारा क्या है मित्रों सांगा को युद्ध स्थल से बाहर ले जाया जाता है। युद्ध स्थल से बाहर कहाँ ले जाया गया? युद्ध स्थल से बाहर ले जाया गया बसवा में, और बसवा कहां पड़ता है? दौसा में। बसवा कहां पड़ता है? दौसा में।
तो बसवा दौसा में ले जाया गया मित्रों सांगा को, जहां पर सांगा का है उपचार वगैरह किया गया था, और यही बसवा में भी सांगा का एक चबूतरा भी बना हुआ है। अब घायल सांगा को यहाँ से ले जाया गया तो बसवा दौसा में। अब यहाँ पर है तो युद्ध को लड़ेगा तो राजपूत सैनिक है उनमें अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सांगा है वो युद्ध स्थल से बाहर हो गया। तो यहाँ पर है वो रतन सिंह चुंडावत है एक जो सलूम्बर का था, उसे कहा कि आप राज्य के चिन्ह है वो सांगा के धारण कर लो, लेकिन रतन सिंह चुंडावत है उसने मना कर दिया। रतन सिंह चुंडावत ने कहा कि मैं है वो यहाँ पर राजपूत सेना की तरफ से युद्ध लड़ सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई भी वंशज है वो यहाँ पर नहीं है, इस परंपरा से या इस मेवाड़ रियासत में कोई भी मेरा वंशज नहीं बचा यहाँ पर, इसलिए मैं है वो इस युद्ध में यानी जो राजकीय चिन्ह है वो धारण नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पर इस युद्ध में राजपूतों की तरफ से लड़ना है वो स्वीकार करूंगा। तो रतन सिंह चुंडावत ने जब राजकीय चिन्ह धारण करने से मना कर दिया मित्रों, तो रतन सिंह चुंडावत के स्थान पर बाद में जो सादड़ी का था झाला अज्जा, कौन था मित्रों? झाला अज्जा। इस झाला अज्जा ने मित्रों सांगा के राजकीय चिन्ह क्या किए? धारण किए। सांगा के राजकीय चिन्ह किसने धारण किए मित्रों? झाला अज्जा ने। यह प्रश्न पूछा जा रखना इस खानवा के युद्ध में जो सांगा है उस सांगा के राजकीय चिन्ह किसने धारण किए थे? झाला अज्जा ने। और झाला उसके बाद में है युद्ध में लड़ता हुआ क्या हुआ था? वीर गति को प्राप्त हुआ था। कौन? झाला अज्जा। इसी समय मैंने कहा था आपके जो पृथ्वीराज कछावा था, पृथ्वीराज कछावा जो जयपुर से था, हाँ जयपुर से था, आमेर से था, हाँ तो पृथ्वीराज कछावा है मित्रों, पृथ्वीराज कछावा भी आमेर का शासक है, वो इस युद्ध में क्या हुआ था मित्रों? लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसके पश्चात जो बाबर की सेना है मित्रों, इस बाबर की सेना ने राजपूतों को चारों तरफ से घेर लिया था, क्योंकि कुछ सेना है बाबर ने वो रिजर्व में रख रखी थी, पीछे सैनिक है उन्हें रेस्ट दे रखा था। फिर वो जो सैनिक है वो राजपूतों को चारों तरफ से युद्ध में घेर लेते हैं। इधर जो बाबर का जो तोपखाना था, जो मुस्तफा खां और उस्ताद अली जिनको संभाल रखा था तोपों को, ये तोपों से गोलियों की बारिश करती हैं, गोलों की बारिश करते हैं, जिसके सामने राजपूतों की तलवारें हैं वो उनका सामना नहीं कर सकी। और यहाँ युद्ध पर क्या हो जाती है मित्रों? यहाँ पर युद्ध में है वो सांगा की सेना क्या है? हार जाती है। अब मित्रों जब मारना सांगा था, इस सांगा को बसवा ले जाया गया था, और बसवा में है सांगा को क्या आया? होश आया। सांगा घायल था, हाँ बिल्कुल, हाँ सांगा घायल था, सांगा की आंख है वो पहले से ही फूट गई थी, हाँ बिल्कुल। तो सांगा है वो घायल था, इसको जब होश आता है बसवा में, तो जो सांगा है ये कहता है कि मैं कहां पर हूँ, युद्ध चल रहा था, आप मुझे कहां पर ले? तो राजपूत जो है सरदार है वो कहते हैं कि युद्ध में आप घायल हो गए थे और इसलिए आपको यहाँ लाया गया। तो ये सांगा पूछता है कि युद्ध का क्या परिणाम रहा? तो राजपूत कहते हैं कि हमने युद्ध है वो गवा दिया था, हम युद्ध हार चुके हैं। तो सांगा कहता है कि नहीं, युद्ध हारे नहीं है, मैं है जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं है कि इस बाबर का है वो सामना करता रहूंगा। अर्थात यहाँ पर इसने जो सांगा था, घायल सांगा था, इसने यहाँ पर एक प्रतिज्ञा की, घायल सांगा ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं है मेरे शत्रु को पराजित नहीं कर लूंगा, जब तक मेरे शत्रु को पराजित नहीं कर लूंगा तब तक मैं चित्तौड़ दुर्ग के फाटक में, हाँ चित्तौड़ दुर्ग के फाटक में है वो प्रवेश नहीं करूंगा। तो महाराणा सांगा ने कहा था बसवा दौसा में कि जब तक मैं मेरे शत्रु को है पराजित नहीं कर लूंगा तब तक मैं चित्तौड़ दुर्ग में है वो प्रवेश नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? महाराणा सांगा ने कहा था। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से ये कहता है उसके पश्चात ये बसवा से चित्तौड़ दुर्ग में जाकर कहां पर जाता है? रणथंभौर। हाँ, कहां पर जाता है? रणथंभौर। हाँ, बसवा से सीधा कहा जाता है ये रणथंभौर दुर्ग जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पंडित पुनित जी जो पृथ्वीराज कछावा है, इन्होंने युद्ध स्थल से इन्हें बाहर निकाला था। युद्ध स्थल से पृथ्वीराज कछावा, अखेराज और मालदेव है, इन्होंने पालकी में बाहर निकाला था। उसके बाद में पृथ्वीराज कछावा वापस युद्ध में आता है और इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है। ठीक है, अब रणथंभौर जाता है और रणथंभौर में जाकर इसकी जो हाड़ी रानी थी कर्मावती, कौन थी? हाड़ी रानी कर्मावती। इस हाड़ी रानी कर्मावती को ये रणथंभौर की जागीर सौंपता है। हाड़ी रानी कर्मावती को क्या सौंपता है मित्रों? रणथंभौर की जागीर सौंपता है, क्योंकि इसके एक रानी वो धनबाई थी मारवाड़ की,
मारवाड़ की कौन थी? धनबाई थी। और दूसरी रानी थी हाड़ी रानी कर्मावती। तो इस कर्मावती को रणथंभौर की जागीर सौंपकर ये अपने कुछ सामंतों के साथ अपने सामंतों को वापस पत्र लिखता है कि सभी एकत्रित हो जाइए और अब हम चलते हैं चंदेरी की तरफ। और चंदेरी का राजा कौन था उस समय? मेदिनी राय। कौन था? चंदेरी का राजा कौन था मित्रों? मेदिनी राय, जिसने महाराणा सांगा की इस युद्ध में सहायता की थी। हाँ, बसवा और कालपी अलग अलग है दोनों ही, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। हाँ, तो चंदेरी है, इस चंदेरी के राजा मेदिनी राय ने सहायता की थी। और चंदेरी पर जो आक्रमण होता है मित्रों, वो 1528 में आक्रमण करता है। कौन करता है? बाबर। बाबर है मित्रों, इस चंदेरी पर आक्रमण करता है। चंदेरी का राजा था मेदिनी राय, जिसने सांगा की सहायता की थी। और इस जनवरी 1528 में जब चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर बाबर आक्रमण करता है, तो सांगा है मित्रों वो सेना लेकर, सांगा है वो यहाँ पर पहुंच जाता है सेना लेकर। लेकिन राजपूत है वो दो भागों में बटे हुए थे। यानी दो भागों में कैसे बटे हुए थे? कुछ राजपूत तो चाहते थे कि सांगा है इस चंदेरी की राजा की सहायता करे, ये युद्ध में भाग ले। और कुछ राजपूत शासक है वो ये चाहते थे कि पहले से जब इतनी बड़ी हमारी सेना भी बाबर के तोपखानों के सामने कुछ नहीं थी, तो अब हम कुछ राजपूत सरदार सांगा के साथ मिलकर इस मेदिनी राय की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो जो राजपूतों का गुट है वो अलग था सांगा से। उस राजपूतों के गुट ने क्या किया मित्रों? सांगा को है वो जहर दे दिया। इरिच नामक स्थान है एक, और ये इरिच कहां पड़ता है? एमपी। इस इरिच में सांगा को क्या दे दिया गया मित्रों? जहर दे दिया गया। महाराणा सांगा को जहर दे दिया गया इरिच में। और इरिच से ही थोड़ी सी दूर पर एक स्थान है कालपी। कौन सा स्थान है? कालपी। और कालपी कहां पड़ता है मित्रों? मध्य प्रदेश में पड़ता है ये भी। तो कालपी नामक स्थान पर सांगा की क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। तो महाराणा सांगा को उसी के सामंतों के द्वारा मित्रों इरिच नामक स्थान पर क्या दिया गया था मित्रों? जहर दे दिया गया था। और उसके बाद में कालपी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को। इसके पश्चात मित्रों जो महाराणा सांगा है, इस महाराणा सांगा का जो अंतिम संस्कार है, महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार वो हुआ मांडलगढ़ में। कहां पर हुआ? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार हुआ था मित्रों। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही महाराणा सांगा की क्या बनी है मित्रों? छतरी बनी है। महाराणा सांगा की 8 खंभों की जो छतरी है मित्रों, वो कहां पर बन रही है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी है। और इस युद्ध में है वो बाबर जीत जाता है मित्रों। और बाबर जो खानवा का युद्ध जीतता है, खानवा का युद्ध जीतने के पश्चात जो बाबर है वो एक उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि। खानवा युद्ध जीतने के पश्चात बाबर कौन सी उपाधि धारण करता है मित्रों? गाजी की उपाधि है वो धारण करता है। तो एक बार देखिए वापस मित्रों, इसको वापस रिपीट कीजिए। महाराणा संग्राम सिंह युद्ध की जो घटनाएं है, खानवा युद्ध की घटनाएं 17 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ था मित्रों, इसकी चर्चा कर रहे हैं मित्रों। इसमें बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था मित्रों। और बाबर के तोप करने के सामने है महाराणा सांगा की सेना है वो टिक नहीं पाती है मित्रों, ठीक है। तो इसके पश्चात जब एक तीर लगने से महाराणा सांगा है जो युद्ध में घायल हो जाता है, तो घायल होने के कारण सांगा को है कुछ राजपूत सामंतों के द्वारा युद्ध स्थल से बाहर कहा जाता है, बसवा दौसा में ले जाया जाता है। और उसके पश्चात युद्ध में जो सांगा के जो राजकीय चिन्ह है मित्रों, वो सांगा के राजकीय चिन्ह किसने धारण किए थे? वो किए थे राजकीय चिन्ह सादड़ी का झाला अज्जा था। सादड़ी के झाला अज्जा ने सांगा के राजकीय चिन्ह धारण किए थे। और लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। युद्ध में बाबर के दो प्रमुख तोपची थे, मुस्तफा का और कौन था मित्रों? उस्ताद अली। तो मुस्तफा का और उस्ताद अली है ये प्रमुख तोपची थे, ठीक है। इसके बाद में मित्रों जब सांगा को होश आया बसवा दौसा में, तो सांगा ने ये प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं मेरे शत्रु को पराजित नहीं कर लेता तब तक है, जब तक मैं मेरे शत्रु को पराजित नहीं कर लेता तब तक चित्तौड़ दुर्ग के फाटक में कभी भी है वो प्रवेश नहीं करूंगा, ठीक है। बिल्कुल राकेश जी कल बता दिया था मैंने, युद्ध जिहाद नाम दिया था, ये सारी बातें कल हो गई है, ठीक है। हाँ, तो जब तक मैं शत्रु को पराजित नहीं कर लूंगा, जब तक है मैं चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। ये किसने कहा था? सांगा ने कहा था, ठीक है। उसके बाद सांगा है कुछ सामंतों के पास जाता है और सामंतों को लेकर चंदेरी की तरफ जाता है, जहाँ चंदेरी का राजा मेदिनी राय था। मेदिनी राय पर है बाबर आक्रमण करता है 1528 में।
तो जब सांगा जाता है तो रास्ते में सांगा के ही कुछ विश्वास पात्र जो सामंत थे, उन्होंने इरिच नामक स्थान पर सांगा को जहर दे दिया और कालपी नामक स्थान पर सांगा की क्या हो गई मित्रों, मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1528 को। फिर है सांगा को मित्रों कहां पर ले जाया गया, मांडलगढ़ ले जाया गया मित्रों, और मांडलगढ़ में है उसका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं पर सांगा की क्या बनी है मित्रों, छतरी बनी। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, आगे चलते देखिए मित्रों। हाँ, इसके पश्चात में सांगा की हार के कारण सांगा की हार के कारण, हाँ मित्रों, सांगा की हार के कारण क्या है। हाँ। सबसे पहले देखो सांगा की हार के कारण क्या थे, तो यानी सांगा की जो सेना है, एक तो वो अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी, यानी सांगा की सेना में नेतृत्व की कमी, सांगा की सेना में एक तो नेतृत्व की कमी थी, अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, एक था कि सांगा स्वयं मैदान से बाहर चला गया, सांगा स्वयं, सांगा है वो स्वयं है वो मैदान छोड़कर रण से बाहर चला गया था, सांगा स्वयं है वो रण छोड़कर चला गया। जब सांगा खुद मैदान से हट गया तो राजपूत जो सैनिक थे उन्होंने क्या बच गई थी, हाँ हड़बड़ी मच गई थी। हाँ, तो राजपूत सेना है उसमें हड़बड़ी मच गई थी। ठीक है, उसके सबसे जो मुख्य कारण माना गया है, वो सबसे मुख्य कारण माना गया है कि बयाना का जो युद्ध हुआ था मित्रों, बयाना के युद्ध के पश्चात महाराणा सांगा ने, बयाना के युद्ध के पश्चात महाराणा सांगा ने है बाबर को 1 महीने का समय दे दिया था। यदि बयाना के युद्ध के तुरंत पश्चात महाराणा सांगा आराम न करके आगरा की तरफ बाबर पर आक्रमण करता तो बिल्कुल ये सांगा विजय हो सकता था। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा और गोपीनाथ शर्मा है, ये महाराणा सांगा की हार का सबसे बड़ा कारण मानते हैं बयाना के युद्ध के पश्चात है, बयाना के युद्ध के पश्चात है इस बाबर को है पर्याप्त समय दे देना। तो इतिहासकार G.H. ओझा, इतिहासकार G.H. ओझा व गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये दोनों युद्ध का हार का कारण, सबसे बड़ा हार का कारण ये मानता है के अनुसार बयाना युद्ध के पश्चात, बयाना युद्ध के पश्चात सांगा को, बाबर को खानवा युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय देना, खानवा युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय देना। हाँ, तो पूछ ले भाई, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है वो खानवा युद्ध है उसकी हार का सबसे बड़ा कारण क्या था। हाँ, तो सबसे बड़ा कारण है वो क्या था मित्रों, वो सबसे बड़ा कारण यही था कि बयाना के युद्ध के पश्चात जो 1 महीने का गैप रहा था, उस 1 महीने के गैप में सांगा ने वो सैनिक तैयारियां नहीं की थी, बल्कि इस बाबर ने पूर्णतः सैनिक शक्ति है वो जुटा ली थी। ठीक है, फिर है बाबर की तुल्लुगुमा पद्धति या तुल्लुगुमा पद्धति, अर्थात तोपों को जो सजाने की विधि थी, तोपों को सजाने की विधि, यानी बाबर ने इसमें किसका प्रयोग किया था मित्रों,
तोपों का प्रयोग किया था युद्ध में। तो बाबर के तोप खानों के सामने है वो महाराणा सांगा है, वो महाराणा सांगा की सेना है, वो टिक नहीं पाई थी। एक कारण और था मित्रों, इसी युद्ध के बीच में जब सांगा को है वो यहां से ले जाया गया था बसवा दौसा की तरफ, तो यहाँ पर नागौर का था एक खानजादा, नागौर का खानजादा, और एक था राय सिंह का सलेदी तंवर। ये दोनों है वो युद्ध के बीच में ही बाबर की तरफ मिल गए थे। तो इन दोनों को सांगा की सेना के बारे में बहुत कुछ जो सीक्रेट रहस्य थे उनके बारे में पता था। तो ये दोनों नागौर के खानजादा और सलेदी तंवर दोनों है युद्ध के बीच में किससे जाकर मिल गए थे? बाबर से मिल गए थे। नागौर का खानजादा, नागौर का खानजादा मुस्लिम था, वह रायसीन का सलेदी तंवर, वह रायसीन का सलेदी तंवर है। युद्ध के बीच में बाबर से जा मिले। हाँ, तो मित्रों ये इस सांगा की हार के प्रमुख कारण थे। हाँ, यानी प्रमुख कारण कौन से थे? एक तो सांगा की सेना में नेतृत्व की कमी, सांगा स्वयं है वो मैदान छोड़कर चला गया था, घायल हो गया था, तो राजपूत सैनिकों में हड़बड़ी मच गई। गोपीनाथ शर्मा और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार सबसे बड़ा कारण था बयाना के युद्ध के पश्चात सीधा आक्रमण न करके उसको बाबर को 1 महीने का समय जो दिया था सांगा ने, वह सांगा की हार का सबसे बड़ा कारण था, सांगा की सबसे बड़ी भूल थी। और बाबर की जो तोपों को सजाने की विधि थी, तुलगुमा पद्धति थी, एक वो भी कारण था। एक नागौर का जो खानजादा और रायसिंह का सलेदी तंवर, ये खानवा युद्ध में पहले तो किसकी तरफ लड़ रहे थे? सांगा की तरफ लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध के बीच में किससे जा मिले थे? युद्ध के बीच में है ये बाबर से जा मिले थे। तो ये है इसकी हार के कुछ प्रमुख कारण थे। और सांगा की हार के कारण ही मित्रों जो राजपूत साम्राज्य है उसका पतन है वो पतन शुरू हो गया था, क्योंकि उसके बाद में इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं बनते हैं, क्योंकि सांगा के काल में भी जितने भी हिंदू राजपूत जाति है वो एक मंच के नीचे है वो लड़ी थी। ठीक है, तो सांगा को मित्रों एक तो उपाधि थी, हिंदू पद की उपाधि थी, यानी ऐसा शासक जिसके काल में सभी हिंदू राजपूत जातियां एकमत होकर उसके ध्वज के नीचे युद्ध किया। तो सांगा को उपाधि किसकी थी? हिंदू पद की। इसके अलावा सांगा को कर्नल टोड ने कहा है सैनिक का भग्नावेश, यानी सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे, कुल 80 घाव थे। सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे मित्रों। हाँ, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सैनिक का भग्नावेश या सैनिकों का भग्नावेश भी कहते हैं। तो हिंदू पद की उपाधि किसे मित्रों? महाराणा सांगा को, जबकि हिंदू सुल्तान की उपाधि किसे थी? महाराणा कुंभा को। ठीक है, हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मित्रों यहाँ पर आपका जो महाराणा सांगा है वो कंप्लीट होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चले आगे। हाँ, चलिए सांगा के बारे में देखिए मित्रों, सांगा के पुत्र कौन कौन थे? सांगा के पुत्र देखिए प्रमुख पुत्र कौन कौन थे? एक तो था देखो भोजराज, सांगा का पुत्र कौन था? भोजराज, रतन सिंह। ये किसके पुत्र थे? भोजराज और रतन सिंह किसके पुत्र थे? हाँ, तो भोजराज और रतन सिंह है मित्रों वो सांगा की
जोधपुर की रानी थी धनबाई। इस धनबाई के पुत्र थे। हाँ, तो सांगा की जो प्रथम रानी थी, जोधपुर की रानी थी धनबाई। इस धनबाई के पुत्र कौन थे? भोजराज और रतन सिंह। और एक सांगा की रानी थी हाड़ी रानी कर्मावती। कौन थी? हाड़ी रानी कर्मावती। उसके पुत्र कौन थे? विक्रमादित्य। हाँ, और एक था आपका उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह ये किसके पुत्र थे? ये मित्रों हाड़ी रानी कर्मावती के पुत्र थे। हाड़ी रानी। हाँ, तो देखो भोजराज और रतन सिंह ये तो थे धनबाई के पुत्र, यानी सांगा की रानी थी। और सांगा की दूसरी रानी थी हाड़ी रानी कर्मावती, जो बूंदी का जो सूरजमल हाड़ा था उसकी बहन थी। बूंदी का सूरजमल हाड़ा की बहन। ठीक है, अब देखिए मित्रों एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भोजराज की चर्चा करते हैं। जो सांगा का सबसे बड़ा पुत्र था मित्रों, कौन था? सबसे बड़ा पुत्र भोजराज था। हाँ, और इस भोजराज की जो हत्या है या जो भोजराज की मृत्यु है वो कब हो गई थी? ये भोजराज मीराबाई का पति था। मीराबाई का पति कौन था? भोजराज था। और ये जो भोजराज है वो सांगा के साथ जो खातौली का युद्ध था, उस खातौली के युद्ध में लड़ा था इब्राहिम लोधी के विरुद्ध। और उस समय भोजराज है वो पूरी तरीके से घायल हो गया था। खातौली के युद्ध में भोजराज जब घायल हो गया था मित्रों, तो ये भोजराज है वो क्या है, उसके पश्चात कुछ समय पश्चात वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो भोजराज की तो मृत्यु हो गई थी, सांगा का बड़ा पुत्र था। उसके बाद में जो धनबाई का पुत्र दूसरा कौन था? रतन सिंह। कौन था मित्रों? रतन सिंह। इस रतन सिंह की भी कोई खास बात नहीं है। देखो ये रतन सिंह शासक बना था। कब बना था? इस रतन सिंह को आप रतन सिंह सेकंड बोलना भाई, क्योंकि रतन सिंह फर्स्ट आप पढ़ चुके। आप रतन सिंह फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं, रावल रतन सिंह था वो। तो इसका काल मित्रों 1528 से 31 तक। 1528 से 31 तक शासक कौन बना मित्रों? रतन सिंह द्वितीय, जो सांगा का पुत्र था। अब मित्रों जो रतन सिंह द्वितीय है, इस रतन सिंह द्वितीय के अपने ही रिश्तेदारी भाई, इसका रिश्तेदारी हो गया ये सूरजमल हाड़ा। सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह द्वितीय की आपस में कभी नहीं बनती थी। सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह द्वितीय है, इसकी आपस में कभी नहीं बनती थी। तो एक बार क्या है मित्रों, बूंदी में एक अहेरिया उत्सव चल रहा था। बूंदी में कौन सा उत्सव चल रहा था? अहेरिया उत्सव। और इस अहेरिया उत्सव के दौरान शिकार खेलते खेलते, आपस में ही शिकार खेलते खेलते मित्रों, ये एक तो रतन सिंह और एक ये सूरजमल हाड़ा, दोनों लड़ते हुए क्या है, मारे गए, आपस में मारे गए। रतन सिंह और सूरजमल है मित्रों, आपस में ही क्या है, मारे गए, दोनों लड़ते लड़ते। हाँ, जो रतन सिंह है मित्रों, ये किसका पुत्र था? सांगा का पुत्र था। भोजराज के बाद में दूसरा पुत्र था। बूंदी में एक बार जो अहेरिया उत्सव था मित्रों, इस बूंदी में अहेरिया उत्सव के दौरान शिकार खेलते समय ये रतन सिंह और कौन था? सूरजमल हाड़ा, इसका रिश्तेदार। इन दोनों में किसी बात को लेकर अनबन थी और दोनों आपस में है शिकार खेलते समय दोनों आपस में लड़ते हुए क्या है, मारे गए थे। तो देखो धनबाई के पुत्र भोजराज पहले ही मर गया था, अब है रतन सिंह की मृत्यु अहेरिया उत्सव के दौरान हो गई। अब जो शासक बनेगा वो हाड़ी रानी का पुत्र कौन है? बड़ा पुत्र विक्रमादित्य है मित्रों। हाँ, वह शासक बनेगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, विक्रमादित्य। पंद्रह सौ 31 ईस्वी से मित्रों 1536 ईस्वी तक। हाँ, 1531 ईस्वी से 1536 ईस्वी तक
शासक कौन रहा? विक्रमादित्य हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र था। किसका था? हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र। और मित्रों ये है जो शासक बना था, तो ये अल्पवयस्क था। हाँ, कम ही छोटी उम्र में यह शासक बन गया था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य मित्रों जो अल्पवयस्क था, तो जो इसका शासन प्रबंध का जो कार्य है, वो शासन प्रबंध का कार्य किसने संभाल रखा था? इसकी माता थी हाड़ी रानी। तो शासन प्रबंध किसने संभाला? शासन प्रबंध कर्मावती ने संभाल रखा था। शासन प्रबंध किसने संभाला था मित्रों? कर्मावती है वो इसके शासन प्रबंध को संभालती थी। अब मित्रों इसके काल में देखो, इसी के काल में 1533 में, इसी के काल में 1533 में किसका आक्रमण होता है? हाँ, ये कौन लड़ रहे हैं भाई? कृष्णा कुमारी जी बोल रहे हैं, इनको ब्लॉक कर दो। सही बोल रहे भाई, आपको कितनी बार बोल दिया, यदि पढ़ना है किसी को पढ़ो, लड़ना है तो अपने पर्सनल चैट पर जाकर वहां पर कर लो लड़ाई। हाँ, किसी को लड़ना है तो अपने पर्सनल चैट पर जाए। अब मैं आपको बीच में बार बार टोकूंगा और आप पढ़ाई से डिस्टर्ब होगे, डाइवर्ट होगे। इससे अच्छा है कि आप या तो इस चैनल पर आओ ही मत। हाँ, या तो अपने पर्सनल चैट पर चले जाओ और जिसको पढ़ना है वही यहाँ पर रुको, बाकी जाओ। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए 1533 में यहाँ पर गुजरात का था बहादुर शाह। कौन था? गुजरात का बहादुर शाह था मित्रों। और गुजरात के बहादुर शाह ने है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1533 में। गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण। पंद्रह सौ तैतीस इसमें किसका आक्रमण होता है चित्तौड़ पर? गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण। अब जब गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है तो मित्रों ये जो विक्रमादित्य ये तो था अल्पवयस्क, ये तो सामना वैसे ही नहीं कर सकता था। और हाड़ी रानी कर्मावती है, इसने सोचा भाई कैसे जैसे करके इसको शांत करके है इसको वापस यहाँ से है निकाल, यानी इसको वहां से वापस से निकाला जाए। तो इसने क्या किया मित्रों, जब बहादुर शाह यहाँ पर आक्रमण करता है तो बहादुर शाह को एक संधि के तहत है जो रणथंभौर दुर्ग है, वो रणथंभौर दुर्ग देकर है इसे शांत कर दिया गया। अर्थात रणथंभौर दुर्ग है वो किसे दिया गया? बहादुर शाह को। तो हाड़ी रानी ने बहादुर शाह को रणथंभौर दुर्ग की जागीर सौंपकर है वो यहाँ से है वो भेज दिया था। तो इसे रणथंभौर दुर्ग दिया गया। रणथंभौर दुर्ग किसे सौंपा गया? इससे बहादुर शाह को सौंपा गया। अब बहादुर शाह वापस से गुजरात लौट गया, लेकिन है इसके पश्चात 1534 में वापस आ जाता है। हाँ, 1534 में क्या है मित्रों, ये वापस आ जाता है। कौन? बहादुर शाह। अब की बार क्या दे भाई, और तो बार बार माहौल भाग्यो भाग्यो, अब की बार क्यों और लिया? तो बहादुर शाह वापस आ जाता है। बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण कब होता है मित्रों? ये दूसरा आक्रमण था, ये प्रथम, ये दूसरा आक्रमण 1534 में होता है। अब बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण होता है तो इस समय है इस कर्मावती ने क्या किया मित्रों, हुमायूं को राखी भेजी। कर्मावती ने किसे राखी भेजी? हुमायूं को। बाबर का पुत्र था, बाबर के पुत्र हुमायूं को क्या भेजी मित्रों? राखी भेजी यहाँ पर। लेकिन हुमायूं है इस समय सहायता नहीं कर सका। हुमायूं सहायता क्यों नहीं कर सका मित्रों? क्योंकि जो हुमायूं है ये हुमायूं इस समय मालवा में पड़ता है कालिंजर। कौन सा है? कालिंजर अभियान पर था। मालवा के कालिंजर अभियान पर गया। तो कौन? जो हुमायूं है वो इस समय मालवा के कालिंजर अभियान पर गया हुआ था। कालिंजर अभियान पर गया हुआ था, इसलिए हुमायूं है इस समय कर्मावती की सहायता नहीं कर पाता है, सहायता नहीं कर पाता है। तब यहाँ पर है वो कर्मावती क्या करती है, वो कर्मावती देवलिया प्रतापगढ़ का कौन था? देवलिया कहाँ पड़ता है मित्रों? प्रतापगढ़ में। और देवलिया का था बाघ सिंह। कौन था? बाघ सिंह। देवलिया के बाघ सिंह को यहाँ पर बुलाती है। और जो इसके पुत्र कौन थे? उदय सिंह और विक्रमादित्य। उदय सिंह और विक्रमादित्य,
इन दोनों को कहाँ भेज दिया गया, इन दोनों को इनके ननिहाल भेज दिया गया, और इनका ननिहाल कहाँ पर था, बूंदी में। हाँ, तो इस हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्र जो अल्पवयस्क थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह, इन दोनों को तो कहाँ भेज दिया मित्रों, इनके ननिहाल बूंदी में भेज दिया। और देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह को बुलाया यहाँ पर, जिसने यहाँ पर मेवाड़ी सेना का है वो प्रतिनिधित्व किया था इस युद्ध में। वह कौन था, बाघ सिंह। अब बाघ सिंह आता है, युद्ध होता है, और ये युद्ध होता है चित्तौड़ का मित्रों दूसरा साका, चित्तौड़ का दूसरा साका। कब होता है, 1534 में। देखिए मित्रों, ये युद्ध होता है 1534 में, लेकिन जो बहादुर शाह है, इस बहादुर शाह का जो इस दुर्ग पर अधिकार होता है, चित्तौड़ पर अधिकार होता है, वो मार्च 1535 में होता है। युद्ध होता है दिसंबर लगभग 1534 के एंड में, और पूर्णतः जो इसका दुर्ग पर अधिकार होता है वो 1535। इसलिए इस दूसरे साके को 1534-35 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हाँ, तो चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था 1534 में, बहादुर शाह के साथ युद्ध होता है। किसका, देवलिया प्रतापगढ़ का जो बाघ सिंह था, वो इस युद्ध में लड़ता हुआ क्या करता है मित्रों, केसरिया करता है। राजपूतों में केसरिया करना किसे कहते हैं, जब राजपूत योद्धा है, हाँ, युद्ध में लड़ते थे, उन्हें जीत की कोई आस नहीं होती थी, तो अपने सिर पर है वो केसरिया साफा धारण करके शत्रु पर टूट पड़ते थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। इसे कहते हैं मित्रों केसरिया करना, ठीक है। यहाँ पर बाघ सिंह ने क्या किया मित्रों, केसरिया किया था युद्ध में। और यहाँ पर जोहर किसने किया, जोहर किया था हाड़ी रानी कर्मावती ने। हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा क्या किया गया था, यहाँ पर जोहर किया गया था मित्रों। इसके बाद में ये भी ध्यान में रखना, हाड़ी रानी कर्मावती के साथ है वो विक्रमादित्य की पत्नी भी थी जवाहर बाई। विक्रमादित्य की पत्नी थी जवाहर बाई। अब जवाहर बाई इसके साथ ही थी, उसने भी यहाँ पर क्या किया था, जोहर किया था, ठीक है। अब जो देवलिया प्रतापगढ़ के, हाँ, बाघ सिंह है मित्रों, देवलिया प्रतापगढ़ का बाघ सिंह है, वीरगति को प्राप्त हुआ था लड़ता हुआ। और जो बाघ सिंह है मित्रों, इस बाघ सिंह की जो छतरी है, वो बाघ सिंह की छतरी कहाँ पर है, चित्तौड़ दुर्ग के 7 दरवाजे हैं। कितने हैं, 7 दरवाजे। और उन 7 दरवाजों में से चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम दरवाजा कौन सा है, चित्तौड़ का प्रथम दरवाजा पांडुपोल। कौन सा है, पांडुपोल दरवाजा। चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम दरवाजा कौन सा है, चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम दरवाजा है पांडुपोल। और पांडुपोल के पास किसकी छतरी बनी है मित्रों, चित्तौड़ दुर्ग के पांडुपोल के पास ही इसकी है, इस रावत बाघ सिंह की वह वो छतरी बनी है। हाँ, इसके साथ जो राणा सज्जा और राणा सिंहा, ये 2 व्यक्ति और थे। राणा सज्जा और राणा सिंहा भी लड़ते हुए इस युद्ध में क्या है मित्रों, वीर गति को प्राप्त हुए थे। हाँ, तो इस प्रकार ये चित्तौड़ दुर्ग का मित्रों दूसरा साका था, जिसमें देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह ने मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर है केसरिया किया था। और हाड़ी रानी सांगा की जो विधवा रानी थी, कौन, कर्मावती, इस कर्मावती ने यहाँ पर क्या किया था मित्रों, जोहर किया था, ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। चित्तौड़ का ये कौन सा था, दूसरा साका था। साका अर्थात जिस युद्ध में केसरिया और जोहर दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं मित्रों, साका कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है मित्रों, उधर कालिंजर अभियान से कौन लौट आता है, हुमायूं लौट आता है। हाँ, उधर कालिंजर अभियान से कौन आता है, हुमायूं लौट आता है। और हुमायूं लौट कर है वो कहां पर आक्रमण करता है, गुजरात पर आक्रमण कर देता है। कालिंजर अभियान से है हुमायूं लौट आता है और गुजरात पर आक्रमण कर देता है। जब गुजरात पर आक्रमण करता है हुमायूं, तो ये जो चित्तौड़ में बहादुर शाह आया हुआ था, ये बहादुर शाह है मित्रों कहाँ चला जाता है, ये वापस गुजरात की तरफ जाता है। और वापस गुजरात की तरफ जाता है मित्रों कौन, बहादुर शाह। तो कहते हैं कि रास्ते में ही नाव पलटने से, रास्ते में ही जो जहाज पलटने से इस बहादुर शाह की क्या हो गई, मौत हो गई। जब बहादुर शाह की मौत हो गई रास्ते में, तो पीछे से 1536 की बात है, ये पीछे से 1536 में मेवाड़ी सरदारों ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया, चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। क्योंकि जो बहादुर शाह था
वह जब गुजरात पर हुमायूं ने आक्रमण किया तो जब गुजरात की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में नाव पलटने से इसकी तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो चित्तौड़ पर पुनः अधिकार पीछे से किसने कर लिया, मेवाड़ी जो मेवाड़ी सरदार थे इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया 1536 में। और 1536 में पुनः शासक कौन बन गया, यहाँ पर 1 वर्ष बाद में या 2-3 वर्ष बाद में शासक कौन बन गया, विक्रमादित्य। कौन बन गया, विक्रमादित्य है वो यहाँ पर पुनः शासक बन गया। ठीक है, हाँ इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, हाँ विक्रमादित्य 1531 से 36 तक हाड़ी रानी कर्मावती का जो पुत्र था, बड़ा पुत्र था, ये शासक बना था। अल्पवयस्क था, शासन प्रबंध कर्मावती ने संभाल रखा था। 1533 में इसके काल में गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है तो हाड़ी रानी ने उसे रणथंभौर दुर्ग की जागीर देकर वापस लौटा दिया था। लेकिन 1 वर्ष बाद वापस 1534 में बहादुर शाह आता है तो इस समय हाड़ी रानी ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं है उस समय कालिंजर अभियान पर गया हुआ था, इसलिए हुमायूं सहायता नहीं कर पाता है। तो कौन आता है, देवलिया का बाघ सिंह आता है, जो है यहाँ पर मेवाड़ी सेना का प्रतिनिधित्व करता है। और इस समय देवलिया का बाघ सिंह केसरिया करता है, युद्ध में लड़ता हुआ। और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था जो 1534 में हुआ था। हाड़ी रानी कर्मावती ने यहाँ पर क्या किया था, जौहर किया था। क्या किया था मित्रों, जौहर किया था। और इस रावत बाघ सिंह का जो छतरी बनी है वो है चित्तौड़ दुर्ग के प्रथम दरवाजे पांडु पोल के पास इसकी छतरी बनी है। 1536 में क्या होता है, जब बहादुर शाह गुजरात की तरफ जाता है तो नाव पलटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो पीछे से वापस मेवाड़ी सरदारों ने है जो चित्तौड़ दुर्ग था इस पर पुनः अधिकार कर लिया। लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट देखिए इसके आगे। अब 1536 में क्या होता है कि 1536 में पृथ्वीराज सिसोदिया का 10 पुत्र था। पृथ्वीराज सिसोदिया का 10 पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया का 10 पुत्र कौन था, बनवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया का 10 पुत्र कौन था मित्रों, बनवीर। महाराणा सांगा का बड़ा भाई था ना पृथ्वीराज सिसोदिया। और ये 10 कौन थी, इसकी 10 कौन थी मित्रों, पुतल दे। कौन थी, पुतल दे। 1536 में पृथ्वीराज सिसोदिया का 10 पुत्र कौन था, बनवीर। ये बनवीर है, हाँ हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया के 10 पुत्र बनवीर ने क्या किया मित्रों, यहाँ पर है इनकी अल्पव्यवस्था का क्या फायदा उठाया। और एक बार सोते हुए जो यहाँ पर जो विक्रमादित्य था, इस विक्रमादित्य की क्या कर दी, इसने हत्या कर दी। विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या। जो बनवीर है 10 पुत्र, इसने 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और मित्रों ये बनवीर शासक बनने के लिए ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था। किसको मारना चाहता था, उदय सिंह को भी मारना चाहता था। कौन, ये बनवीर। लेकिन आप सबने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग से भी आप पढ़ते आ रहे हो, स्कूली शिक्षा में भी आपने पढ़ा होगा, एक धाई माती इसकी, उदय सिंह की जो धाई माती दासी थी वो कौन थी मित्रों, पन्ना धाई। कौन थी, पन्ना धाई। इसकी स्वामी भक्ति के चर्चे आपने स्कूली शिक्षा में भी जरूर पढ़े होंगे। पन्ना धाई जिसका जो मूल स्थान है वो जो माता जी की पांडुली पड़ती है चित्तौड़ में, तो माता जी की पांडुली है चित्तौड़ की थी। ये कौन, पन्ना धाई। और इस पन्ना धाई के एक पुत्र था मित्रों चंदन। कौन था, चंदन। जब पन्ना धाई को इस बात का पता चला कि उदय सिंह है इसको भी मारना चाहता है बनवीर, तो एक रात्रि को जब बनवीर तलवार लेकर है इस उदय सिंह के कक्ष की तरफ आता है तो इस पन्ना धाई को पता चल जाता है ये इसकी धाई माती। और इस पन्ना धाई का देखिए जो हृदय वो कितना बड़ा था। इस पन्ना धाई ने अपने पुत्र, अपने खुद के पुत्र चंदन को है उदय सिंह की जगह सुला दिया। अपने खुद के पुत्र चंदन को है वो उदय सिंह के जो सुला दिया और इस उदय सिंह को यहाँ से निकाल दिया और उदय सिंह को कहां पर भेज दिया, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर भेज दिया,
उदय सिंह को मित्रों कहां पर भेज दिया? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार था आसा देवपुरा। किलेदार था आसा देवपुरा। कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार कौन था? आसा देवपुरा। इस आसा देवपुरा के पास उदय सिंह को भेज दिया और उदय सिंह की जगह किसको सुला दिया? चंदन को सुला दिया, अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। और ये बनवीर आकर उदय सिंह किसे समझता है? चंदन को है उदय सिंह समझकर, यानी उदय सिंह के कक्ष में चंदन सुला हुआ था, यहाँ पर उसकी स्थान पर है ये चंदन सोया हुआ था। तो इस चंदन को उदय सिंह समझकर बनवीर अपनी तलवार से है किसका वध कर देता है? चंदन का। और बनवीर समझता है कि मैंने किसका वध कर दिया? मैंने उदय सिंह का वध कर दिया। और यहाँ पर पन्नाधाय ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अपने पुत्र चंदन की बलि देकर मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी था, मेवाड़ का एकमात्र उत्तराधिकारी बचा था, वो कौन बचा था? यहाँ पर उदय सिंह। यदि यहाँ पर ये पन्नाधाय अपने पुत्र का बलि नहीं देती तो यहाँ पर हो सकता है कि मेवाड़ का जो है आगे आने वाला जो उत्तराधिकार वंश है वो वंश यहाँ पर क्या हो जाता? खत्म भी हो सकता था। लेकिन अपने पुत्र इकलौते पुत्र चंदन की बलि देकर इन्होंने मेवाड़ की स्वामी भक्ति के लिए है आगे का जो रास्ता है वो खोला था किसने? पन्नाधाय ने। अब यहाँ पर है जो है इस चंदन को मारकर ये जो शासक बनता है कौन बनता है? बनवीर। बनवीर है मित्रों शासक बनता है। बनवीर समझता है कि मैंने है उदय सिंह को मार दिया है और ये 1536 में शासक बनता है। और 1540 तक शासक कौन रहता है मित्रों? 1540 ईस्वी तक है चित्तौड़ का शासक कौन रहता है? बनवीर अपने आप को शासन यहाँ पर मानता है चित्तौड़ का। तो बनवीर जो दासी पुत्र है ये 1536 से 40 तक अपने आप को चित्तौड़ का क्या मानता है? शासक मानता है। अगले पार्ट में हम मित्रों जो कल वाली क्लास होगी हम उस क्लास में पढ़ेंगे कि बनवीर का किस प्रकार है ये उदय सिंह है वो वध करता है और फिर वापस जो उदय सिंह है उसका जो शासन प्रबंध किस प्रकार होता है। इधर कुंभलगढ़ दुर्ग में 1537 में उदय सिंह का है कुछ सरदारों के द्वारा वहां पर क्या है प्रथम राज्याभिषेक यहीं पर हो जाता है। और कल वाली क्लास में पढ़ेंगे बनवीर को मारकर जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? उदय सिंह। तो सीधी बात ये है 1536 में इस दासी पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र ने किसकी हत्या कर दी? इस विक्रमादित्य की। और उदय सिंह को जब मारना चाहता था तो उसकी धाई मां पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया, कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार आसा देवपुरा के पास पहुंचा दिया। और इधर इस चंदन को मारकर है उदय सिंह समझकर है ये जो बनवीर है वो शासक बन गया। 1536 से 40 तक इसने चित्तौड़ का शासन प्रबंध संभाला। तो नेक्स्ट